हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशा एकेडमी। मैं हूं सुजाता देशमुख एंड आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं TY बीकॉम के मर्केंटाइल लॉ की सीरीज़ 5, जिसमें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जनरल प्रिंसिपल्स उस पे बेस्ड MCQs हम डिस्कस करने वाले हैं। ये पूरी एम लॉ की सीरीज़ मैंने अदिति पिंपले मैम, जो 10 सालों से एम लॉ पढ़ा चुकी है, उनके साथ मैंने बनाई है। तो चलिए देखते हैं विद हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ऑल एग्रीमेंट्स विच आर डैश बाय लॉ इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। तो कोई भी एग्रीमेंट हो अगर वो लॉ की तरफ से इन्फोर्सेबल हो तो ही हम उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो ए ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट वन, ऑफर मस्ट बी डैश। सो हमेशा ऑफर रिक्वेस्ट के रूप में होनी चाहिए। आगे वाला पार्टी एक्सेप्ट भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता। सो बी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट, कंसिडरेशन मस्ट बी डैश। सो जो भी कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट में मुझे मिलने वाला है वो हमेशा लीगल होना चाहिए। मतलब इलीगल, इमोरल तरीके से कोई भी चीज़ जो कॉन्ट्रैक्ट में मिलने वाली है वो नहीं होनी चाहिए। तो बी ऑप्शन मेरा करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट वन, द कंसेंट इज फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय। फ्री कंसेंट मतलब ओन विलिंगली अगर सामने वाली पार्टी मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करती है तो। अगर मैंने उन पे कोएर्शन वरना मिस रिप्रेजेंटेशन जैसे धमकी वगैरह देना, मारपीट करना, वरना अनड्यू इन्फ्लुएंस, मैंने किसी का इन्फ्लुएंस यूज़ किया है, वरना फ्रॉडलेंटली, वरना बाय मिस्टेक मैंने उनसे कंसेंट ली है, तो दैट कंसेंट इज़ नॉट कॉल्ड एज अ फ्री कंसेंट। तो यहाँ पे डी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। एन ऑब्जेक्ट इज़ अनलॉफुल व्हेन इट इज़। तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, मैं कब कहती हूँ, तो मैं अगर फ्रॉडलेंट तरीके से कुछ कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री है, इमोरल वरना इलीगल तरीके है, वरना पब्लिक के पॉलिसी के लिए, वरना पब्लिक के लिए वो अच्छा नहीं है जो मैं काम कर रही हूँ, तो वो ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है। सो ऑल गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट वन। इसका बेस्ट एग्जांपल है, अगर मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट में ड्रग्स वगैरह प्रोवाइड कर रही हूँ, सो दैट इज़ अ अनलॉफुल थिंग। नेक्स्ट, द एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज डैश। सो कोई भी एग्रीमेंट अगर लॉ की तरफ से इन्फोर्सेबल नहीं है तो लॉ उसे वॉइड एग्रीमेंट कहता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कह सकता है। नेक्स्ट वन, वैगरिंग एग्रीमेंट्स आर डैश। सो वैगरिंग एग्रीमेंट्स मतलब क्या होता है वो पहले हम समझ के लेते हैं। तो जब भी हम बेटिंग टाइप जो करते हैं कि अगर ये चीज़ हुई तो मैं आपको पैसे दे दूंगा, अगर नहीं हुई तो आप मुझे पैसे दे दो, तो उसे हम वैगरिंग एग्रीमेंट, उस टाइप के एग्रीमेंट्स को हम वैगरिंग एग्रीमेंट्स कहते हैं। सो दे आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब यहाँ पे कहीं पे भी लिखित स्वरूप से वो नहीं है कि वो वॉइड है। नेक्स्ट वन, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto but not at the option of other is। यहाँ पे पहले आंसर बताती हूँ, इसे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। टेक फॉर एग्जाम्पल, अगर दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को धमकी दे के उनकी कंसेंट ली है, और अगर दूसरे पार्टी ने उसके खिलाफ केस फाइल की तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन अगर दोनों भी पार्टी अच्छी तरह से, किसी ने भी कंप्लेंट नहीं की, वो अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन वगैरह पूरा हो गया, तो हम उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। नेक्स्ट, व्हेन वन और मोर both the parties of the contract have still to perform their obligations in the future then it is called as। तो अगर मेरा दोनों भी पार्टीज का जो भी कंसिडरेशन है वरना जो भी प्रॉमिस है वो पूरा करना बाकी है, फ्यूचर में वो करने वाले हैं, तो उसे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इट इज सिमिलर टू द बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट वन, every contract is an agreement but every agreement is not a contract। this statement is absolutely true, क्योंकि हर एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सेबल होता है तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। नेक्स्ट, प्रपोजल इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो प्रपोजल इज लाइक ए ऑफर, मैंने आगे वाली पार्टी को ऑफर की है और वो फिर उनकी कंसेंट दे देंगे और उसके बाद वो एग्रीमेंट और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू। अभी मैंने कहा मैंने ऑफर किया और सामने वाली पार्टी ने हंसी खुशी वो अगर कंसेंट दे दी, राजी हो गए, तो उसे एग्रीमेंट कहा जाएगा। एग्रीमेंट को लीगल तरीके से सपोर्ट मिला तो उसे कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बट बिफोर डैश। सो प्रपोजल, मैंने किसी को
किसी पार्टी को प्रपोज किया है कुछ एग्रीमेंट्स के लिए और अभी तक पार्टी ने मुझे उनकी कंसेंट नहीं दी है और उससे पहले मुझे लगा कि नहीं ये प्रपोजल मुझे नहीं करना है, तो आई कैन रिवोक दैट, आई कैन टेक इट बैक। लेकिन सामने वाली पार्टी ने उसे एक्सेप्ट किया तो वो एग्रीमेंट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे है कि प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बट बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस, सो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, अ माइनर इज अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड, सभी को पता है 18 ईयर्स ऑफ हिज एज। Next, according to Section 11 of the Indian Contract Act, every person is competent to contract who? तो कौन सी पार्टी वरना कौन सा इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करने के लिए लाइबल वरना एबल है? तो जो भी 18 साल उसने कंप्लीट किए हैं अपने लाइफ के, उसके बाद वो साउंड माइंड है, पगला वगैरह नहीं है। एंड थर्ड वन, लॉ ने किसी भी तरीके से उसे डिसक्वालीफाई नहीं किया है, जैसे इंसॉल्वेंट वरना कोई केस वगैरह चल रहा है, तो ऐसे कोई भी किसी भी क्राइटेरिया में अगर हम नहीं हैं तो वी कैन इजीली एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, सो ऑल अबव ऑप्शंस आर करेक्ट हियर। नेक्स्ट, कंसिडरेशन विच मूव्स विद द प्रॉमिस इज कॉल्ड एज, तो कंसिडरेशन एंड प्रॉमिस अभी भी चल रहा है वरना अभी भी करना है और वरना दोनों भी एक ही साथ हम पूरा कर रहे हैं तो उसे प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द रूल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, तो सिंपली रूल क्या है? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, अगर कुछ मिलता नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। लेकिन उसमें एक्सेप्शंस है। फर्स्ट है, अगर कोई भी एग्रीमेंट आउट ऑफ लव बना है, जैसे अपने कोई पिता अपने बेटे को अगर जायदाद देते हैं तो आउट ऑफ लव दे आर डूइंग इट। देन अगर टाइम बाद डेप्ट है वरना चैरिटी मैं अगर कर रही हूँ, तो ये सारे नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के exceptions है, so all given options are correct here. Next, a contract may be discharged by dash, so contract can be discharged by mutual consent, supervening impossibilities and lapse of time. Next one, when the party by his own voluntary act disables himself by performing the contract is called as, अगर मैं खुद ही जो कॉन्ट्रैक्ट है जो कंडीशन है वो पूरी नहीं कर रही हूँ इंटेंशनली, तो उसे एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट, क्वांटम मेरिटस मीन्स, सो क्वांटम मेरिटस का सिंपल मीनिंग हम समझ के लेते हैं। अगर मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन मैंने नहीं लिखा कि इतना देने वाले हैं, क्योंकि वो पार्टी वरना गुड फेथ में मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट किया, मेरी जान पहचान की है, तो एट दैट टाइम सामने वाली पार्टी ने कितना देना चाहिए, तो सामने वाली पार्टी ने जितनी भी उसने काम किया है वरना जितना वो डिज़र्व करता है वरना जो भी रेट है उस हिसाब से देना चाहिए, तो उसे हम क्वांटम मेरिटस कहते हैं। सो ऑल गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट हियर। Next, under Section 22 of the Indian Contract Act 1872, an erroneous beliefs about something is called as, तो कोई भी erroneous belief होती है तो हम उसे mistake कहते हैं। Next one, every promise and every set of promises forming the consideration for each other is, so promise and consideration अगर ये है तो हम उसे agreement कहते हैं। Next one, two or more persons are said to dash consent when they agree upon the same thing in the same sense, म्यूचुअली अगर कोई दो पार्टीज एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करने में मतलब दोनों भी वो ओन विलिंगली वो काम कर रहे हैं तो उसे हम फ्री कंसेंट कहते हैं। कोई भी दाब वरना कोयर्शन मिस रिप्रेजेंटेशन इलीगल वे से मैंने उनकी कंसेंट नहीं ली है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सो बाय परफॉर्मेंस आई कैन डिस्चार्ज माई कॉन्ट्रैक्ट, बाय रेमिशन और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, सो ऑल गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट हियर। नेक्स्ट वन, under the quasi contract if the person is doing the act non gratuitously can claim dash, so quasi contract मतलब क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली हो चुका है तो वहाँ पे जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, अगर पिज़्ज़ा का मैंने पैसा दिया है और पिज़्ज़ा का ऑर्डर किया है और मेरा पिज़्ज़ा कहीं पे रॉन्ग एड्रेस पे गया और सामने वाली पार्टी ने बताया भी नहीं कि ये रॉन्ग है, हमने ऑर्डर ही नहीं किया था और वो पिज़्ज़ा खा दिया उन्होंने वरना कंज्यूम कर लिया, तो एट दैट टाइम दैट पार्टी इज़ इनडायरेक्टली
गोइंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद द पिज़्ज़ा सप्लायर। सो ये जो है उसे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो एट दैट टाइम अगर सामने वाली पार्टी क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में है तो उसके बदले वो प्राइस क्लेम कर सकती है, मतलब क्वांटम मेरिटस क्लेम कर सकती है, जितना भी उस काम का वो डिजर्व करते हैं, जितना उन्होंने किया है उसके बदले वो क्लेम कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट वन, इफ वन पार्टी हैज़ promised that he will not do a certain act and if he starts doing that act, then honorable court can prohibiting party from doing a certain act which he had promised he will not to do. The order is called as, अगर मैंने किसी को प्रॉमिस किया कि मैं ये कंडीशन वरना ये चीज़ नहीं करूँगा कॉन्ट्रैक्ट के तहत, और मैंने वो की है इंटेंशनली, और जब मुझे कोर्ट ऑर्डर करता है कि आप ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट पूरे करने के लिए ये चीज़ नहीं करोगे, तो उसे कहा जाता है एन इंजंक्शन। So next one, if sum mentioned in the contracts is genuine pre-estimate of the loss that is likely to be caused in the case of breach, then it is called as, तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर ब्रीच होता है तो उस जगह पे जो लॉस है उसका भी एस्टिमेट वहाँ पे लिखा है, तो उसे लिक्विडेटेड डैमेजेस कहते हैं। नेक्स्ट वन, डैश इज़ द प्राइस पेड बाय वन पार्टी टू परचेज द प्रॉमिस ऑफ अदर। सो जो भी मैं कंसिडरेशन देती हूँ दैट इज़ द प्राइस आई पेड टू और पे टू गेट द promise or consent from others. Next one, where the consent of party is obtained by misrepresentation, the contract is, मैंने जैसे कहा fraudulent practice, coercion method, misrepresentation, वरना public policy के against अगर मैंने कुछ किया है तो वो contract automatically void contract होता है। Next, which of the following is not an exception to the stranger of the contract cannot स्यू द कॉन्सेप्ट, मतलब अगर जो कॉन्ट्रैक्ट में है दो पार्टी वो ही स्यू कर सकते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है और तीसरा इंडिविजुअल उसके अगेंस्ट क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए एक्सेप्शंस है। फैमिली सेटलमेंट में कोई थर्ड पर्सन, फैमिली थर्ड मेंबर उसके लिए स्यू कर सकता है, वरना अगर एजेंट थ्रू कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो दैट एजेंट कैन सू फॉर दैट कॉन्ट्रैक्ट। ट्रस्ट के लिए किया गया है तो वो भी। सो ये सारे ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है यहाँ पे। इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी ने उसके अगेंस्ट उसको राइट ही नहीं है कि वो स्यू कर सके। सो वी बोथ ट्राइड अवर लेवल बेस्ट टू इंक्लूड ऑल द मैटर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है सो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।